सच हमेशा साफ नहीं होता और इंसान हमेशा अपने फैसले खुद नहीं लेता। हर दिन, हर बातचीत में कोई ना कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। कभी तुम्हारे दोस्त, कभी तुम्हारा बॉस और कभी वो लोग जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। एक कड़वा सच सुनो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जो खेल समझते हैं या वो जो खुद खेल का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर तुम ये ऑडियो बुक सुन रहे हो तो शायद तुम अब वो इंसान नहीं बनना चाहते जिसे कोई भी अपनी बातों में फंसा ले। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। तुमने इस ऑडियो बुक के पार्ट 1 को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा बल्कि एक मूवमेंट बन गया। लेकिन सच ये है, पार्ट 1 सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली खेल वो है जो लोग सामने नहीं दिखाते। वो है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है बिना तुम्हें पता चले। इस पार्ट 2 में तुम सिर्फ टेक्निक्स नहीं सीखोगे, तुम सीखोगे लोगों के दिमाग के अंदर घुसकर उनके फैसलों को शेप देना। और हाँ, ये नॉलेज पावरफुल है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में गया तो खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब जरा इमेजिन करो, तुम किसी से बात कर रहे हो, वो सामने से ना बोल रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो खुद तुम्हारी बात मान जाता है। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, तुमने उसे कन्विंस भी नहीं किया, फिर भी उसने वही किया जो तुम चाहते थे। सवाल ये है, आखिर ये होता कैसे है? चैप्टर 1 में हम एक ऐसी सच्चाई खोलने वाले हैं जिसे समझने के बाद तुम हर इंसान को एक नए नजरिए से देखोगे। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुम इन ट्रिगर्स को पहचान गए तो तुम किसी के भी फैसले को चुपचाप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, क्या हर इंसान की वीकनेस अलग होती है, या फिर हम सब एक ही इनविजिबल पैटर्न से कंट्रोल होते हैं? और अगर ये पैटर्न सच में एग्जिस्ट करता है तो क्या तुम उसे समझकर पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाओगे? यही राज हम खोलने वाले हैं चैप्टर 1 में। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर लो। लोग वही नहीं करते जो तुम कहते हो, लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें महसूस कराते हो। यह सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये पूरी मैनिपुलेशन की फाउंडेशन है। और इस बात को RB स्पार्कमैन बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। जरा सोचो, अगर सिर्फ लॉजिक काम करता तो हर इंसान परफेक्ट डिसीजंस लेता, कोई गलत रिलेशनशिप में नहीं फंसता, कोई बेवजह पैसे वेस्ट नहीं करता, कोई गलत लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन रियलिटी क्या है? लोग जानते हुए भी गलत फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रिगर होता है। अब एक छोटा सा रियल सिनेरियो समझो। एक सेल्स पर्सन तुम्हारे पास आता है और प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बताता है। सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर भी तुम ना बोल देते हो। क्यों? क्योंकि तुम कन्विंस नहीं हुए, तुम इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए। अब वही प्रोडक्ट कोई दूसरा इंसान बेचता है, वो तुम्हें एक कहानी सुनाता है, तुम्हारी प्रॉब्लम से कनेक्ट करता है, तुम्हें फील कराता है कि ये प्रोडक्ट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, और इस बार तुम हां बोल देते हो। यहां प्रोडक्ट नहीं बदला, लॉजिक भी वही था। बदला क्या? इमोशन। RB स्पार्कमैन कहते हैं, अगर तुम किसी के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम उसके डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो। अब असली सवाल, इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाए? स्टेप 1, आइडेंटिफाई द इमोशनल ट्रिगर। हर इंसान का एक वीक पॉइंट होता है। किसी को वैलिडेशन चाहिए, किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को सिक्योरिटी चाहिए और किसी को पावर चाहिए। अगर तुम ये समझ गए तो तुम उसके बिहेवियर को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो। स्टेप 2, क्रिएट इमोशनल कनेक्शन। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं जो उन्हें सच में समझते हैं। इसलिए पहले कनेक्ट करो, फिर इन्फ्लुएंस करो। अगर तुम सीधे कन्विंस करने जाओगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर तुम पहले कनेक्ट करोगे
तो सामने वाला खुद ओपन हो जाएगा। स्टेप 3, यूज द राइट इमोशन एट द राइट टाइम। हर सिचुएशन में एक ही इमोशन काम नहीं करता। कभी फियर काम करता है, कभी डिजायर, कभी गिल्ट और कभी क्यूरियोसिटी। स्मार्ट वही है जो सही इमोशन को सही समय पर यूज करे। अब एक गहरी बात समझो, मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को समझना भी है। क्योंकि अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई और तुम्हें बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हो या इमोशंस के फ्लो में बह जाते हो? क्या तुम लोगों को सच में समझते हो या सिर्फ उनकी बातों पर रिएक्ट करते हो? अगर तुम सच में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो तो तुम्हें लोगों के वर्ड्स नहीं, उनके इमोशंस पढ़ने होंगे। और यही इस ऑडियो बुक का पहला और सबसे पावरफुल लेसन है। जो इंसान इमोशंस को समझ लेता है वो लोगों को समझ लेता है। अब सवाल यह है, जब सामने वाला जानबूझकर तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा हो तो तुम खुद को कैसे बचाओगे? चैप्टर 2 में हम जानेंगे कैसे लोग हिडन तरीकों से तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, कैसे वो तुम्हें रियलाइज भी नहीं होने देते और कैसे तुम इन ट्रिक्स को पहचान सकते हो। गेम शुरू हो चुका है, अब तुम्हें इसे समझना है। सबसे खतरनाक कंट्रोल वो होता है जिसमें सामने वाला खुद तुम्हारे बिना रह नहीं पाता। और ये कोई मेरा आइडिया नहीं है। आरबी स्पार्कमैन साफ कहते हैं, अगर तुम किसी इंसान को सच में कंट्रोल करना चाहते हो तो उसे फोर्स मत करो, उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दो। अब एक रियल केस स्टडी समझो जो इसी किताब में एक्सप्लेन किया गया है। एक बिजनेसमैन था, उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉई काम करता था, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, लेकिन इमोशनली थोड़ा वीक। शुरुआत में बॉस ने उसे अलग तरीके से ट्रीट किया, बाकी लोगों से ज्यादा अटेंशन, हर काम पर अप्रिशिएशन और बार बार ये कहना, तुम ही हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। एम्प्लॉई को धीरे धीरे लगने लगा, मैं स्पेशल हूं, मैं बाकी लोगों से अलग हूं। धीरे धीरे वो एम्प्लॉई हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए बॉस पर डिपेंड होने लगा। सर, ये सही है? सर, मुझे क्या करना चाहिए? सर, आप गाइड कर दीजिए। और यहीं से कंट्रोल की शुरुआत हुई। फिर एक दिन बॉस ने अपना बिहेवियर बदल दिया, कभी अप्रिशिएशन तो कभी कंप्लीट साइलेंस, कभी प्रेज तो कभी इग्नोर। एम्प्लॉय पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया, मैंने क्या गलत किया? सर, पहले जैसे क्यों नहीं रहे? और यहीं वो इमोशनली ट्रैप हो गया। आरबी स्पार्कमैन इस टेक्निक को एक नाम देते हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी लूप, जहां इंसान अपनी वैल्यू को दूसरे इंसान के रिएक्शन से मेजर करने लगता है। अब वापस अपनी कहानी पर आओ। नेहा के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। पहले प्यार, फिर दूरी, पहले अटेंशन, फिर कंफ्यूजन, और धीरे धीरे वो खुद को खो बैठी। अब असली गेम समझो, कंट्रोल फोर्स से नहीं आता, कंट्रोल आता है डिपेंडेंसी से। स्पार्कमैन का फॉर्मूला। स्टेप 1, गिव वैल्यू। सबसे पहले सामने वाले को स्पेशल फील कराओ। स्टेप 2, क्रिएट इमोशनल कनेक्शन। उसकी फीलिंग्स को समझो, उसके अंदर तक कनेक्ट करो। स्टेप 3, ब्रेक द पैटर्न। अचानक अपना बिहेवियर बदलो ताकि वो अस्थिर हो जाए। स्टेप 4, बिल्ड डिपेंडेंसी। उसे इस पॉइंट पर ले आओ जहां वो तुम्हारे रिएक्शन के बिना इनकम्प्लीट फील करे। अब ध्यान से सुनो, इंसान उसी चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागता है जो उसे कभी मिलती है और कभी नहीं। यही पैटर्न रिलेशनशिप में यूज होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स में यूज होता है, बिजनेस डील्स में यूज होता है। अब खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या तुम किसी के वैलिडेशन के बिना अनकंफर्टेबल हो जाते हो? क्या तुम बार बार किसी के मैसेज का इंतजार करते रहते हो? क्या तुम्हारा मूड किसी एक इंसान के बिहेवियर से डिसाइड होता है? अगर हाँ, तो कड़वा सच ये है, तुम कंट्रोल में हो और तुम्हें पता भी नहीं। लेकिन यहां एक और खतरनाक सवाल उठता है, क्या ये डिपेंडेंसी सिर्फ क्रिएट की जाती है या फिर इसे जानबूझकर और गहरा भी किया जा सकता है? चैप्टर 3 में हम जानेंगे कैसे मैनिपुलेटर्स तुम्हारी डिपेंडेंसी को और मजबूत करते हैं,
कैसे वो तुम्हें पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले आते हैं और कैसे तुम इस इनविजिबल ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। अब तक तुम गेम को समझ रहे थे, अब तुम गेम के अंदर उतरने वाले हो। कुछ लोग आपको सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो धीरे धीरे आपको अपना बना लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। अब जरा सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें सिर्फ डिपेंड ही ना बनाए बल्कि उस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे और गहरा करता जाए, तो क्या होगा? तुम सिर्फ उसकी आदत नहीं बनोगे, तुम उसकी जरूरत बन जाओगे। आरबी स्पार्कमैन अपनी किताब में कहते हैं, एक बार डिपेंडेंसी बन जाए तो असली खेल तब शुरू होता है, क्योंकि अब मैनिपुलेटर का गोल बदल जाता है। पहले वो तुम्हें अट्रैक्ट करता है, लेकिन अब वो तुम्हें अपने कंट्रोल में लॉक करना चाहता है। एक रियल सिचुएशन समझो। अमित एक नए शहर में आया था, अकेला, कोई खास दोस्त नहीं। तभी उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है, विकास। शुरुआत में विकास ने वही किया जो हर स्मार्ट मैनिपुलेटर करता है। वो अमित की हर प्रॉब्लम सुनता, उसकी मदद करता, उसे गाइड करता। धीरे धीरे अमित को लगने लगा, अगर विकास नहीं होता तो मैं यहां सरवाइव ही नहीं कर पाता। अब ध्यान दो, यहीं से शुरू होता है कंट्रोल का असली फेज। स्टेप 1, आइसोलेशन। विकास धीरे धीरे अमित को बाकी लोगों से दूर करने लगा। वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, बाकी सब फेक हैं। धीरे धीरे अमित का सर्कल छोटा होता गया और आखिर में सिर्फ विकास ही बचा। स्टेप 2, इमोशनल कंडीशनिंग। अब विकास ने एक पैटर्न क्रिएट किया, कभी बहुत ज्यादा सपोर्ट तो कभी अचानक दूरी, कभी तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो और कभी पूरी तरह साइलेंस। इससे अमित का दिमाग एक लूप में फंस गया। मुझे फिर से उसका ट्रस्ट जीतना है, मुझे फिर से वही अटेंशन चाहिए। स्टेप 3, कंट्रोल थ्रू फियर। अब सबसे डेंजरस स्टेप आता है। विकास ने धीरे धीरे अमित को यह फील करवाना शुरू किया, अगर मैं नहीं रहा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जिंदगी फिर से वैसी ही हो जाएगी। अब अमित सिर्फ डिपेंड नहीं था, वो डरने लगा था। और यहीं डिपेंडेंसी एक ट्रैप बन जाती है। स्पार्कमैन इसे कहते हैं कंट्रोल्ड डिपेंडेंसी स्टेट, जहां इंसान खुद कम सोचता है, दूसरे के हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है और सबसे खतरनाक, खुद को वीक मानने लगता है। अब एक सेकंड रुक कर सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के बिना खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हो? क्या कभी किसी के जाने का डर तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करता है? अगर हां, तो सच सुनो, तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल, क्या इस ट्रैप से बाहर निकला जा सकता है, या वंस यूर इन तो बस और गहराई में फंसते जाओगे? स्पार्कमैन एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, जिस कंट्रोल को समझ लिया जाए उससे बाहर निकलना पॉसिबल है। लेकिन क्या तुम अपनी डिपेंडेंसी पहचान पाओगे? क्या तुम उस इंसान से डिस्टेंस बना पाओगे जिसके बिना तुम रह नहीं पाते? चैप्टर 4 में हम जानेंगे कैसे इस डिपेंडेंसी को तोड़ा जाता है, कैसे तुम अपना कंट्रोल वापस लेते हो और कैसे कोई भी इंसान तुम्हें दोबारा मैनिपुलेट नहीं कर पाता। अब तक तुम ट्रैप को समझ रहे थे, अब तुम उससे बाहर निकलने की शुरुआत करने वाले हो। अगर तुमने ये नहीं सीखा तो लोग तुम्हें यूज करते रहेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सच ये है, मैनिपुलेशन से बचना उसे सीखने से भी ज्यादा जरूरी है। अब तक तुमने देखा कैसे लोग तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं, कैसे वो धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन अब असली सवाल, क्या तुम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, या फिर एक बार फंस गए तो हमेशा के लिए फंसे रहोगे? आरबी स्पार्कमैन इस पर एक बहुत सीधी बात कहते हैं, जिस दिन तुम किसी इंसान की पकड़ को पहचान लेते हो, उसी दिन से तुम उससे बाहर निकलना शुरू कर देते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते कि वो कंट्रोल में है। चलो एक रियल सिचुएशन से समझते हैं।
सुमित एक रिलेशनशिप में था और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो खुद नहीं रहा। वो हर बात सोच समझ कर बोलता, हर डिसीजन लेने से पहले डरता। अगर वो नाराज हो गई तो, अगर उसने बात करना बंद कर दिया तो। और एक दिन उसने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, क्या मैं ये सब अपनी खुशी से कर रहा हूं या किसी के डर से? और यहीं से उसका कंट्रोल टूटना शुरू हुआ। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा, हां, मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूं। ये आसान नहीं है क्योंकि ईगो बीच में आता है। तुम खुद को स्ट्रांग समझते हो, लेकिन सच ये है तुम इमोशनली वल्नरेबल हो सकते हो। स्टेप 2, इमोशनल डिस्टेंस। अब तुम्हें तुरंत लड़ाई नहीं करनी, ना ही सामने वाले को एक्सपोज करना है। बस थोड़ी दूरी बनानी है। कम बात करो, हर बात पर रिएक्ट मत करो, खुद को सोचने का टाइम दो। क्योंकि जितना तुम इमोशनली इन्वॉल्व रहोगे उतना ही कंट्रोल मजबूत रहेगा। स्टेप 3, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अब हर डिसीजन से पहले खुद से सवाल करो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या ये सच में मेरी चॉइस है या मैं किसी के रिएक्शन से डर रहा हूं? धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल वापस आने लगेगा। स्टेप 4, ब्रेक द पैटर्न। मैनिपुलेटर हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है, अटेंशन से, डिस्टेंस से, कंफ्यूजन से कंट्रोल। अब तुम्हें यही पैटर्न तोड़ना है। जब वो डिस्टेंस बनाए तुम पैनिक मत करो, जब वो अटेंशन दे तुम ओवर एक्साइटेड मत हो, न्यूट्रल रहो। यहीं उनका गेम कमजोर पड़ने लगता है। अब ध्यान से सुनो, जिस दिन तुम रिएक्शन देना बंद कर देते हो उस दिन से तुम्हें कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट तुम्हें बार बार वापस खींचेगा। तुम सोचोगे शायद वो बदल गया है, शायद अब सब ठीक हो जाएगा, और यहीं लोग फिर से उसी ट्रैप में गिर जाते हैं। इसलिए याद रखो, कंट्रोल से बाहर निकलना एक डिसीजन नहीं, ये एक प्रोसेस है। अब आखिरी सवाल, क्या तुम सच में अपने डिसीजंस वापस लेना चाहते हो? क्या तुम रेडी हो अनकंफर्टेबल होने के लिए? क्योंकि सच ये है, फ्रीडम हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। चैप्टर 5 में हम और गहराई में जाएंगे, कैसे मैनिपुलेटर्स परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं, कैसे वो सच को ट्विस्ट करते हैं और तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं, और कैसे तुम इस इल्यूजन को पहचान सकते हो। अब तुम सिर्फ बचना नहीं सीख रहे, तुम गेम को उल्टा करना सीख रहे हो। सच क्या है ये कम मायने रखता है, तुम उसे कैसे देखते हो वही सब कुछ तय करता है। थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही असली खेल है, परसेप्शन का खेल। जरा सोचो, दो लोग एक ही बात सुनते हैं लेकिन दोनों का रिएक्शन अलग होता है। क्यों? क्योंकि सच वही रहता है पर उसे दिखाने का तरीका बदल जाता है। आरबी स्पार्कमैन इसी को कहते हैं फ्रेमिंग द रियलिटी। मतलब तुम सच को नहीं बदलते, तुम बस उसे इस तरह पेश करते हो कि सामने वाला वही देखे जो तुम चाहते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो, मान लो तुम्हें किसी से ना सुनने का चांस है। अगर तुम सीधे बोलो ये काम कर दो तो सामने वाला मना भी कर सकता है, लेकिन अगर तुम कहो देखो ये काम थोड़ा टफ है और ऑनेस्टली हर कोई इसे नहीं कर सकता, मुझे लगा तुम ही हो जो इसे हैंडल कर सकते हो, अब क्या होगा? वही इंसान जो पहले ना बोल सकता था अब खुद को प्रूव करने के लिए हां बोल देगा। अब समझो, काम वही है लेकिन फ्रेमिंग बदल गई और इसी फ्रेमिंग ने डिसीजन बदल दिया। अब एक रियल केस समझो। एक कंपनी में 2 मैनेजर्स थे। पहला मैनेजर अपनी टीम से कहता, हमें यह टारगेट हर हाल में पूरा करना है वरना प्रॉब्लम होगी। दूसरा मैनेजर वही बात अलग तरीके से कहता, अगर हम ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हम कंपनी की टॉप टीम बन सकते हैं। अब ध्यान दो, पहला डर दिखा रहा है, दूसरा अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, और रिजल्ट? दूसरे मैनेजर की टीम हमेशा बेटर परफॉर्म करती थी। स्पार्कमैन कहते हैं इंसान सच पर रिएक्ट नहीं करता, वो उस फीलिंग पर रिएक्ट करता है जो सच उसे महसूस कराता है।
अब खुद से पूछो, क्या कभी किसी ने तुम्हें कन्विंस किया है बिना तुम्हें फोर्स किए? क्या कभी तुमने कोई डिसीजन लिया और बाद में सोचा, मैंने ऐसा क्यों किया? अगर हां, तो चांसेस हैं कि तुम्हारी रियलिटी किसी और ने फ्रेम की थी। परसेप्शन कंट्रोल के 3 पावरफुल रूल्स। 1, लेबलिंग। अगर तुम किसी चीज को एक लेबल दे देते हो तो लोग उसे उसी नजरिए से देखने लगते हैं। ये रिस्की है, ये सेफ है, ये स्मार्ट डिसीजन है। बस एक लेबल और परसेप्शन बदल गया। 2, इमोशनल एंगल। सिर्फ फैक्ट्स काम नहीं करते, इमोशन जोड़ना पड़ता है। अगर तुम ये मिस कर गए तो रिग्रेट होगा। ये मौका बार बार नहीं आता। अब सामने वाला सोचता कम है, फील ज्यादा करता है और डिसीजन ले लेता है। 3, लिमिटेशन। जब तुम किसी चीज को लिमिटेड दिखाते हो तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ये लास्ट चांस है, ये हर किसी के लिए नहीं है, और इंसान खोने के डर से डिसीजन ले लेता है। अब ध्यान से सुनो, मैनिपुलेशन का असली खेल दिमाग में नहीं, नजरिए में होता है। अगर तुम किसी इंसान का नजरिया बदल दो तो उसके डिसीजंस अपने आप बदल जाएंगे। लेकिन यहां एक और खतरनाक सवाल, अगर कोई तुम्हारी रियलिटी को ही कंट्रोल कर ले तो क्या तुम सच और झूठ में फर्क कर पाओगे? चैप्टर 6 में हम जानेंगे कैसे मैनिपुलेटर्स बिना बोले भी इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस से कंट्रोल होता है, और कैसे तुम इन हिडन सिग्नल्स को पहचान सकते हो। अब तक तुम वर्ड्स का खेल देख रहे थे, अब गेम बिना शब्दों के खेला जाएगा। सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस वो होता है जिसमें आप कुछ कहते ही नहीं, फिर भी सामने वाला आपकी बात मान लेता है। अजीब लगता है ना? हम हमेशा सोचते हैं कि कंट्रोल शब्दों से होता है, लेकिन सच ये है, कई बार शब्द सबसे कम काम करते हैं। असल खेल चलता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी साइलेंस को पबू और आपके प्रेजेंस से। आरबी स्पार्कमैन इस कॉन्सेप्ट को बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। लोग आपकी बातों से कम आपके बिहेवियर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब, आप क्या बोलते हैं उससे पहले आप कैसे दिखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वही सामने वाले के दिमाग पर असर डालता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम किसी से बात कर रहे हो, तुमने एक आइडिया रखा और सामने वाला तुरंत ना बोल देता है। अब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। पहला, तुम तुरंत बोलना शुरू कर दो, समझाओ, आर्ग्यू करो। दूसरा, तुम बस चुप हो जाओ, उसे देखो और कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस रखो। अब क्या होगा? सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करेगा। वो सोचेगा, शायद मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया, शायद मुझे इसे और सुनना चाहिए, और कई बार वो खुद अपनी बात बदल देता है। यही है पावर ऑफ साइलेंस। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला अपने ही थॉट्स में उलझ जाता है। अब एक और रियल सिनेरियो समझो। एक मीटिंग में 2 लोग अपनी बात रख रहे थे। पहला इंसान तेज बोल रहा था, बार बार अपनी बात प्रूव कर रहा था, थोड़ा नर्वस भी लग रहा था। दूसरा इंसान कम बोल रहा था, धीरे बोल रहा था, और जब बोलता था तो पॉज लेकर। अब गेस करो, किसकी बात ज्यादा इंपैक्ट डाल रही थी? दूसरे इंसान की। क्यों? क्योंकि उसका प्रेजेंस काम और कंट्रोल्ड था। स्पार्कमैन कहते हैं, जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है वही दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इस चैप्टर के कुछ पावरफुल टूल्स समझो। 1, आई कॉन्टैक्ट। जब तुम किसी से बात करते समय उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ देखते हो तो सामने वाला तुम्हें ऑटोमेटिकली सीरियस लेने लगता है। लेकिन अगर तुम नजरें चुराते हो तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। 2, स्लो रिस्पॉन्स। हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक कर जवाब दो। इससे क्या होता है? तुम डेस्परेट नहीं लगते, तुम कंट्रोल्ड लगते हो, और सामने वाला तुम्हारी वैल्यू बढ़ाकर देखता है। 3, कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े रहो, जेस्चर्स लिमिटेड रखो, अननेसेसरी मूवमेंट्स अवॉइड करो। जब तुम स्टेबल दिखते हो तो सामने वाला तुम्हें स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट मानता है। 4, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार
चुप रहना ही सबसे पावरफुल स्टेटमेंट होता है। अब एक बात साफ समझ लो, मैनिपुलेशन हमेशा शब्दों से नहीं होता। कई बार बिना बोले ही गेम जीत लिया जाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट कर देते हो? क्या तुम साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ज्यादा बोलने से ही तुम जीतोगे? अगर हां, तो यही वो जगह है जहां से तुम्हें कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर तुमने अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख लिया, अगर तुमने साइलेंस को यूज करना सीख लिया, तो तुम बिना बोले भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब सवाल यह है, जब सामने वाला पूरी तरह रजिस्ट कर रहा हो, जब वो तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी ही ना हो, तब क्या किया जाए? चैप्टर 7 में हम जानेंगे कैसे रेजिस्टेंस को तोड़ा जाता है, कैसे ना को धीरे धीरे हां में बदला जाता है, और कैसे तुम बिना प्रेशर डाले सामने वाले से अपनी बात मनवा सकते हो। अब तक तुम बोलकर और चुप रहकर इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अब तुम ऑन पोजीशन को तोड़ना सीखोगे। हर ना के पीछे एक छिपी हुई हां होती है, बस तुम्हें उसे ढूंढना आना चाहिए। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। सामने वाला ना बोलता है और वो तुरंत मान लेते हैं, ठीक है, शायद ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सच ये है, ना अक्सर आखिरी जवाब नहीं होता, वो सिर्फ शुरुआत होती है। R.B. स्पार्कमैन कहते हैं, लोग रेयरली आपकी बात से मना करते हैं, वो उस फीलिंग से मना करते हैं जो आपकी बात उन्हें देती है। मतलब प्रॉब्लम आपकी रिक्वेस्ट में नहीं है, प्रॉब्लम उस इमोशन में है जो सामने वाला महसूस कर रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो, तुम किसी से कहते हो, मुझे ये काम आज ही चाहिए। वो तुरंत बोलता है, नहीं, मैं बिजी हूं। अब अगर तुम आर्ग्यू करोगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम अप्रोच बदलो, ठीक है, मैं समझता हूं तुम बिजी हो, बस इतना बताओ तुम्हारे लिए कब कंफर्टेबल रहेगा। अब क्या हुआ? तुमने प्रेशर हटा दिया और उसे कंट्रोल का इल्यूजन दे दिया, और यहीं ना धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगती है। अब इस चैप्टर का कोर समझो। रेजिस्टेंस फोर्स से नहीं टूटता, फ्लो से टूटता है। टेक्निक 1, अग्री एंड रीडायरेक्ट। जब सामने वाला मना करे तो पहले उससे अग्री करो, हां, मैं समझता हूं, तुम सही कह रहे हो। फिर धीरे से डायरेक्शन बदलो। क्यों? क्योंकि जब तुम अपोज करते हो तो सामने वाला डिफेंड करता है, लेकिन जब तुम एग्री करते हो तो उसकी गार्ड डाउन हो जाती है। टेक्निक 2, गिव देम कंट्रोल। इंसान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कंट्रोल। अगर उसे लगे कि डिसीजन उसी का है तो वो जल्दी मान जाता है। तुम बताओ, क्या बेहतर रहेगा? तुम्हारे हिसाब से कैसे करना चाहिए? अब वो खुद सॉल्यूशन देने लगता है और अनअवेयरली तुम्हारी डायरेक्शन में आ जाता है। टेक्निक 3, स्मॉल यस स्ट्रैटेजी। सीधे बड़ी हां मत मांगो, पहले छोटे छोटे हां लो। तुम अग्री करते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लगता है ये यूजफुल हो सकता है। जब वो 2 से 3 बार हां बोल देता है तो उसका माइंड उसी डायरेक्शन में सेट हो जाता है और फिर बड़ी हां लेना आसान हो जाता है। टेक्निक 4, रिमूव फियर। कई बार ना का रीजन लॉजिक नहीं, फियर होता है। फेल होने का डर, लॉस का डर या जजमेंट का डर। अगर तुम उस फियर को कम कर दो, कोई रिस्क नहीं है, अगर नहीं हुआ तो हम एडजस्ट कर लेंगे, तो सामने वाला रिलैक्स हो जाता है और डिसीजन बदल सकता है। अब एक रियल सिचुएशन इमेजिन करो। तुम किसी डील पर काम कर रहे हो, सामने वाला इंटरेस्टेड है लेकिन हेजिटेंट है। अगर तुम पुश करोगे तो वो पीछे हट जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे स्पेस दो, उसकी कंसर्न समझो और धीरे धीरे गाइड करो, तो वही इंसान खुद तुम्हारे साथ डील फाइनलाइज करेगा। स्पार्कमैन इसे कहते हैं गाइडेड डिसीजन मेकिंग, जहां इंसान सोचता है कि वो खुद डिसीजन ले रहा है, लेकिन असल में तुम उसे धीरे धीरे डायरेक्शन दे रहे होते हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर ना को फाइनल मान लेते हो? क्या तुम जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो?
क्या तुम प्रेशर डालकर कन्विंस करने की कोशिश करते हो? अगर हाँ, तो यही वजह है कि लोग तुमसे रेजिस्ट करते हैं। लेकिन अगर तुमने रेजिस्टेंस को समझ लिया, अगर तुमने फ्लो के साथ चलना सीख लिया, तो तुम बिना लड़ाई के, बिना फोर्स के अपनी बात मनवा सकते हो। अब आखिरी सवाल, क्या होगा अगर सामने वाला रियलाइज ही ना करे कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है? यही वो लेवल है जहां मैनिपुलेशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है। अब हम इस ऑडियो बुक के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़ेंगे और समझेंगे कैसे ये पूरा गेम रियल लाइफ में काम करता है और कैसे तुम इसे सही तरीके से यूज कर सकते हो या खुद को इससे बचा सकते हो। अब तक तुमने गेम को समझा, अब तुम तय करोगे तुम प्लेयर बनना चाहते हो या पॉन। सच्ची ताकत वो नहीं होती जो दिखती है, सच्ची ताकत वो होती है जो लोगों के दिमाग और फैसलों को चुपचाप बदल देती है। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो एक बात बिल्कुल साफ है, तुम सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आए थे, तुम सच में समझने आए थे। तुमने देखा कैसे वर्ड, साइलेंस, इमोशंस और साइकोलॉजी मिलकर एक इनविजिबल पावर बनाते हैं। और अब ये चॉइस तुम्हारी है, तुम इस नॉलेज को यहीं छोड़ दोगे या इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद को एक अलग लेवल पर ले जाओगे। याद रखो, इन्फ्लुएंस एक स्किल है और हर स्किल की तरह यह भी प्रैक्टिस मांगती है। शुरुआत में तुम ऑब्जर्व करोगे, फिर समझोगे और धीरे धीरे तुम्हारा हर एक्शन, हर रिएक्शन कंट्रोल में आने लगेगा। लेकिन एक और सच्चाई है, यह नॉलेज जितनी पावरफुल है उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। अगर तुम इसे गलत डायरेक्शन में यूज करोगे तो यह तुम्हें शॉर्ट टर्म जीत दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ छीन भी सकती है। इसलिए इसे समझदारी से यूज करो और सबसे जरूरी, खुद को भी प्रोटेक्ट करना सीखो। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हें कुछ नया सिखाया, अगर इसने तुम्हारी सोच को चैलेंज किया, तो इसे यहीं मत रोकना। अभी हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही पावरफुल और माइंड ओपनिंग ऑडियो बुक्स तुम तक सबसे पहले पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ इस ऑडियो बुक का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, ये एक शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की जहां तुम लोगों को समझोगे और शायद खुद को भी। अब आखिरी सवाल, तुम इस गेम को सिर्फ देखोगे या इसे खेलना भी सीखोगे?